नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नए साल में सचिवालय के गलियारों में इस बात को लेकर खूब चर्चा हो रही है कि मुख्यमंत्री से इन दिनों बड़े उटपटांग टाइप के आदेश निकलवाए जा रहे हैं, यानी फाइलों पर उनसे अजीब अजीब तरह के आदेश पर हस्ताक्षर कराए जा रहे हैं। सचिवालय का पूरा गलियारा दो भागों में बटा हुआ है। एक पक्ष यह कहता है कि नहीं, ये सारे निर्णय मुख्यमंत्री जी स्वयं ले रहे हैं और मजबूती से ले रहे हैं। लेकिन दूसरा एक बहुत बड़ा खेमा है जो कुछ उदाहरण देकर समझाता है कि अगर मुख्यमंत्री बिल्कुल चेतनशील अवस्था में ये निर्णय ले रहे हैं तो ऐसा निर्णय कैसे कोई ले सकता है। मैं आज आपको राज्य के ब्यूरोक्रेसी में, स्पेशली बड़े लेवल के ब्यूरोक्रेसी में जो बहुत गंभीर विसंगतियां उत्पन्न हुई हैं हाल के मुख्यमंत्री के द्वारा या उनके कॉकस के द्वारा लिए गए निर्णय के कारण, उसकी ओर आपको इशारा कर रहा हूं। और इन विसंगतियों का प्रत्यक्ष रूप से, गंभीर रूप से और बहुत ही प्रभावी रूप से राज्य के शासन व्यवस्था पर विपरीत असर पड़ रहा है और ये लाजमी भी है। मैं आपको कुछ उदाहरण से समझाता हूं। किसी भी राज्य के प्रशासनिक हायरार्की में सीनियर जूनियर पद की अधिमानता, बड़े विभागों में सीनियर अधिकारियों की पदस्थापना, अधिकारियों के बीच में कामों का रैशनल बंटवारा, ये सभी पूरे प्रशासनिक तंत्र को शक्ति प्रदान करते हैं, उनका मनोबल मजबूत करते हैं और वो सब मिलकर एक टीम के रूप में काम करते हैं। कदाचित इसीलिए मुख्य सचिव और विकास आयुक्त के पद पर सीनियर मोस्ट अधिकारियों को रखा जाता है, क्योंकि मुख्य सचिव तो कैबिनेट के सचिव भी होते हैं और सभी विभागों के प्रमुख सचिव भी होते हैं, इसलिए हर विभाग की समीक्षा करने का उनका अधिकार और दायित्व होता है। विकास आयुक्त भी लगभग 38 बोर्ड और निगम के अध्यक्ष होते हैं एवं वो भी कई एक समितियों के अध्यक्ष होते हैं, इसलिए इन दोनों पदों पर अक्सर सबसे सीनियर मोस्ट अधिकारियों को रखा जाता है। यह ख्याल रखा जाता है कि विकास आयुक्त मुख्य सचिव से सीनियर नहीं हो। इस राज्य में कई बार वो परंपराएं टूटी भी है। बहरहाल मैं अभी कुछ उदाहरण आपको देता हूं। मैंने ये पहली बार इतने दिन के अपने सर्विस कैरियर और अनुभव में देखा है कि विशेष सचिव के स्तर के अधिकारी को न सिर्फ प्रभारी सचिव बना दिया गया है बल्कि कई विभागों का दायित्व दिया गया है, और वो भी तब जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी और अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी के पास या तो काम नहीं है या अपेक्षाकृत उनके पास कम काम है। मैं उदाहरण देता हूं। अभी हाल में आपने देखा होगा कि एक साल पहले मुख्यमंत्री के एक चहेते अधिकारी को सचिव बनाने के चक्कर में 6 महीना पहले तमाम अधिकारियों को सचिव पद पर प्रोन्नति दे दी गई। मैं कुछ उदाहरण आपको देता हूं और फिर आपको वो चीजें स्पष्ट हो गई। विशेष रूप से मैं एक दो नाम आपको बताता हूं। सिरपत कपिल अशोक, यह विशेष सचिव स्तर का अधिकारी है। यह 2011 बैच का अधिकारी है। अब जरा देखिए खेल, ये कितने प्रभार में है। प्रबंध निदेशक बिहार राज्य पथ निर्माण निगम लिमिटेड, अपने आप में एक बहुत बड़ा निगम है। दूसरा, विशेष कार्य पदाधिकारी आपदा प्रबंधन, इसको भी छोड़ दीजिए। कॉम्फेड सुधावाला, इसका प्रबंध निदेशक फुल फ्लेजेड एक अधिकारी का डिमांड करता है, वहां भी है। इसके अलावा प्रबंध निदेशक बिहार राज्य फल एवं सब्जी विकास निगम, इसको तो छोड़ दीजिए। मजेदार बात यह है कि एक स्वतंत्र विभाग, बड़ा विभाग, पशुपालन विभाग, जिसको अभी कहा जाता है डेयरी मत्स्य और पशु संसाधन विभाग, इस विभाग का प्रभारी सचिव बना दिया गया है। किसको? तो विशेष सचिव स्तर के अधिकारी सिरपत कपिल अशोक को। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये अच्छा अधिकारी या खराब अधिकारी, कुछ दिन ये डीएम भी रहा था। नीलेश रामचंद्र देवरे 2011 बैच विशेष सचिव है। इसको नए विभाग जो बनाए गए सिविल विमानन, उसका भी ये सचिव रहेगा और
पर्यटन विभाग का भी सचिव रहेगा। अब सोच करके देखिए, दो इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है और इस इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट में क्या सचिव स्तर या प्रधान सचिव या अपर मुख्य सचिव स्तर का अधिकारी नहीं मिला? ये होता क्यों है, इस पर बाद में हम आपसे बात करेंगे। अब हम जरा सोच करके देखिए, इसी बैच का अधिकारी है नरेश झा, या फिर आप इसको ऐसे समझें कि अब मैं आपको इसका विसंगति आपको बता देता हूं। डायरेक्टर पशुपालन उज्जवल कुमार सिंह इसी बैच का है, 2011 बैच का। इसको सिरपत कपिल अशोक के नीचे काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये प्रभारी सचिव है। मुझको नहीं मालूम उज्जवल कुमार सिंह क्या करेगा, कि यदि मैं रहता तो मैं इसका विरोध कर देता, मैं चीफ सेक्रेटरी को लीक करके दे देता कि यह आपका नोटिफिकेशन गलत है और आपके इस आदेश को हम नहीं मानेंगे, क्योंकि हम अपने ही बैच के अधिकारी के नीचे नहीं काम कर सकते हैं। ये डायरेक्टर पशुपालन है और वो सेक्रेटरी पशुपालन है, हद है। अब आप सोच करके देखिए, 2011 बैच का ये नरेश झा, इसको आप क्या बनाए हुए हैं? बंदोबस्त पदाधिकारी कटिहार, और कदाचित इसको कलेक्टर के नीचे काम आप करवा रहे होंगे। अब या तो ये मेंटल बैंकरप्सी है, या फिर एक सोची समझी साजिश है, या जिन अधिकारियों को इस तरह के प्रभार दिए गए हैं उन अधिकारियों से अनैतिक काम कराने का एक तरह से गारंटी है। क्योंकि किसी पर आप कृपा बरसाइएगा तो बदले में कृपा भी आप लीजिएगा ना। कुछ आईएएस अधिकारी जो इंजीनियरिंग वगैरह से गया है, वो सब तो मालदार है, लगातार जिले में कलेक्टर है। और मैंने आपको बताया ना, इस राज्य का दुर्भाग्य है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल का इंटायर एडमिनिस्ट्रेशन हैज टोटली कोलैप्स्ड। अभी सीके अनिल जो परेशान हो रहे हैं राजस्व विभाग में, और उप मुख्यमंत्री जन सुनवाई कर रहे हैं, इंटायर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन जो कोलैप्स किया। मुझसे कोई पूछे तो मैं इसका एक कारण बता सकता हूं, और वो कारण ये है कि जिले का कलेक्टर, जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का जिले का हेड होता है, उसका प्रथम दायित्व तो था कलेक्टरी करना। वो कलेक्टरी छोड़ के सब काम कर रहा है, उसको रेवेन्यू से कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसको बुझाता भी नहीं है। इस बात का पर सवाल कोई नहीं उठाता है। नवीन कुमार खगड़िया का कलेक्टर है, इसने कोई रेवेन्यू की परीक्षा पास नहीं की, इंजीनियरिंग से आया। बेगूसराय में अभी कलेक्टर है श्रीकांत शास्त्री, ये सब असिस्टेंट इंजीनियर था। सहरसा में वो कलेक्टर, वो असिस्टेंट इंजीनियर था, जिसको रेवेन्यू का क नहीं आता, जिले में कलेक्टर है। आप स्वतः ही इसका अनुमान लगा सकते हैं कि यह राज्य जा कहाँ रहा है और कहाँ जाएगा। आप सोच करके देखिए, सीनियर मोस्ट अधिकारी एन विजय लक्ष्मी, ठीक है, प्लानिंग डिपार्टमेंट में है, उसी में एक और अधिकारी को दे दिए हैं आप, वो भी बेचारा उसमें प्रधान सचिव है। माने जहां एक विभाग में दो प्रधान सचिव और अपर मुख्य सचिव के स्तर के अधिकारी को आप दिए हुए हैं, और वहीं विशेष सचिव के अधिकारी को, मयंक बड़बड़े प्रधान सचिव योजना विकास विभाग जो लिखा हुआ है इसके वेबसाइट पर, और अपर मुख्य सचिव के स्तर, एक विभाग में दो बड़े अधिकारी और एक विशेष सचिव स्तर के अधिकारी के पास दो विभाग है। ये पूरा खेल है क्या, हम आपको बता देते हैं। कल सचिवालय में एक महत्वपूर्ण विभाग, जहां मुख्यमंत्री के चहेते अधिकारियों को ही रखा जाता है, क्योंकि उसका काम सरकार का प्रचार प्रसार करवाना है, वहां पर एक अधिकारी को तलब किया गया कि साहब बुला रहे हैं। तो दौड़ा दौड़ा गया वो, जाने के बाद फिर वहां बोला कि साहब बुलाए, बोला ना हम तो नहीं बुलाया। फिर वो चला, तो फिर दोबारा फिर कहा कि आपको बुलाया गया, तो बोला हम तो गए थे। तो फिर गया तो मालूम हुआ कि नहीं, याद नहीं है कि बुलाया कि। सोच करके देखिए, इस राज्य के 14 करोड़ जनता का, इस राज्य के मुस्तकबिल का कितना बड़ा दुर्भाग्य है और कितनी बड़ी विडंबना है कि इस राज्य को वस्तुतः 2-3 वैसे लोग चला रहे हैं जिस पर न कोई संवैधानिक रूप से दायित्व है, न उसका उत्तरदायित्व है, न वो संविधान के प्रति अकाउंटेबल है, न राज्य के प्रति अकाउंटेबल है, वो एक व्यक्ति के प्रति भी आजकल अकाउंटेबल नहीं है। ये स्थिति बदलनी चाहिए, और इसके पीछे 2 लोग या 2 पार्टी जवाबदेह है। पहला जवाबदेही तो भाजपा का है कि आपने सत्ता का मलाई खाने के चक्कर में वैसी व्यवस्था को कंटिन्यू रखने का महापाप किया है या आप कर रहे हैं, जिसके लिए इतिहास, समय और इस राज्य की जनता आपको कभी नहीं माफ करेगी। आप उप मुख्यमंत्री हैं, तो आप कर क्या रहे हैं? क्या आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है ये जो ड्रामा हो रहा है पूरे ब्यूरोक्रेसी में?
तो सम्राट चौधरी जी कहाँ है, विजय सिन्हा कहाँ है, या फॉर दैट मैटर जो नितिन नवीन को अध्यक्ष बना दिया, या अमित शाह और लोग कहाँ है। और दूसरा महापाप कर रहा है इस राज्य का विपक्ष, कि जो कोई उसको होशो हवास नहीं है। एक तो उसको समझ नहीं आ रहा है कि इसका हो क्या रहा है। बेशक आम जनता को इससे कोई दिलचस्पी नहीं होगी, लेकिन आपको हम बता रहे हैं कि डिलीवरी तो यही करेगा, प्रशासन तो यहीं से चलता है। और अगर प्रशासन के शिखर पर विभागों में ऐसी अव्यवस्था, आप सोच करके देखिए, उस पशुपालन विभाग या पर्यटन विभाग या ऐसे विभाग जिन विभागों के सचिव विशेष सचिव को बनाए गए हैं, उस विभाग में काम करने वाले बाकी लोगों का की मनोस्थिति क्या होगी, पता नहीं। पशुपालन डायरेक्टर उसी के नीचे है, उसी बैच का। इट्स सिंपली अनसेक्शनेबल। मुझको तो तरस आ रही है वैसे अधिकारी जो इसके नीचे काम कर रहे हैं। इसको तो सीधे चीफ सेक्रेटरी को लेटर लिख करके इसके प्रति डीओपीटी सरकार, भारत सरकार को देनी चाहिए। और अगर मेरे साथ ऐसा हुआ तो हम खुलम खुला कर दिए होते, या इसको लिख करके इसका वीआरएस ले लिए होते, इसका विद्रोह, इसका विरोध करते हुए कि मैं इन कारणों से वीआरएस ले रहा हूं। लेकिन यहाँ न तो प्रेस को बुझाता है कुछ, न तो उसको अकल है। गवर्नेंस की नेटी ग्रिटी बेचारे को समझ में आती नहीं। विपक्ष बदहवास है, टूटा हुआ मनोबल, डिसगस्टेड, डिस्ट्रॉयड, डिमोरलाइज्ड, डिवास्टेटेड है। इनके नेता अभी विदेशों में घूम रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इसको मलाई खाने से फुर्सत नहीं। रहा राज्य की जनता, तो जिस राज्य की जनता प्रोफेसर केसी सिन्हा को हरवाकर और अनंत सिंह जैसे लोगों को जिताता हो, जिस राज्य की जनता वैसे वैसे लोगों को जितवाता हो जो करोड़ों रुपया बैंडेज बेच के कमा लिया, जिस पर प्रमाणित और प्रमाणिक एविडेंस हैं, जो लूट कर करोड़ों रुपया सब लोग गली गली में लोग जानता है, उसको भी अगर जितवाती है 10,000 रुपया लेकर, तब तो इस राज्य का मालिक भगवान ही है। सबका मालिक एक है। तो आइए उसी मालिक को प्रणाम करते हैं और इस राज्य के बदहाली के लिए दुआ करते हैं कि इस राज्य को किसी भगीरथ की तलाश है, जो कदाचित आएगा, अपनी जटा में गंगा को लाएगा और जितने पाप अभी हो रहे हैं इस पाप को धो देगा। हमको और आपको इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। नमस्कार।